ठीक नहीं है, होना चाहिए। और दिवाली है, छठ है। देखिए जीवन में लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाइए, इतना कठिन मत बनाइए कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे पढ़ाई ठीक है, टारगेट लेके पढ़ेंगे हम, लेकिन जहाँ मौका मिलेगा नाचने का नाचेंगे, गाने का मिलेगा गाएंगे, खाने का मिलेगा खाएंगे, लोगों से बतियाने का मिलेगा बतियाएंगे। सिनेमा देखने मौका मिला तो सिनेमा हॉल में किताब लेके नहीं जाएंगे, सिनेमा देखेंगे। कुछ लोग होते हैं जब बारात भी जाते हैं तो किताब एक लेकर जाते हैं। भाई फिर बारात क्यों आए थे? बारात हो गया, पढ़ाई हो गया नहीं। तो इसलिए खूब अपने जीवन को आसान बनाइए। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें लगा है कि आप एक टारगेट डेली का लीजिए, डेली का एक टारगेट लीजिए। डेली टास्क पहुंचने जा रहा है बीपीएससी में, इतना बढ़िया मौका। और 900 सीट, देखिए ज़्यादा सीट बीपीएससी में रहा तो बढ़िया पोस्ट नहीं रहा, बढ़िया पोस्ट रहा तो ज़्यादा सीट नहीं रहा। इस बार सीट भी ज़्यादा, बढ़िया बढ़िया पोस्ट भी है, तो इस बार छोड़ना नहीं है। डेली बोला हूँ कि प्रीवियस पेपर से 150-200 प्रश्न लगाइए आप। प्रीवियस पेपर का 200 प्रश्न आप डेली लगाइए। प्रीवियस पेपर जो है यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, ये सारे पेपर को कम से कम पीटी से पहले 5 बार लगा जाइए। एक बार नहीं, 5 बार व्याख्या के साथ, और करंट पढ़ के जाइए। किसी का पीटी नहीं रुकेगा, ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं। पीटी किसी का नहीं रुकेगा। आप जितना जानते हैं बहुत जानते हैं। प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन खाली गलती ना हो तो किसी का पीटी रुक नहीं रहा है। लेकिन अगर पीटी रुका तो हम समझ लेंगे कि आप प्रीवियस पेपर नहीं करके गए, आप हमारी बातों को नहीं माने, हवा में उड़ा दिए, आप लापरवाही किए। कम से कम 5 बार आप प्रीवियस पेपर को क्या कीजिए, पढ़ जाइए। सिर्फ बिहार का नहीं, बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, ये सब। ठीक? क्या सुन लिए कि खाली हवा में उड़ा दिए? होता है। अब हम तो बोलबे ना करेंगे, करना तो आप ही को है। क्लास और टीचर सिर्फ रास्ता बताते हैं। 10 या 15% रोल टीचर क्लास का होता है, बाकी 85% रोल आप ही का होता है। अगर नहीं हुआ तो 85% जिम्मेवार आप हैं। बात खत्म है, पहले ही बोल दे रहा हूँ। आज जिस दिन जिम्मेवारी आप लेना शुरू कर देंगे कि मेरे कारण मैं फेल हुआ हूँ, तो अगले साल आप टॉप कर जाएंगे। आज जिम्मेवारी दूसरे पर डालना शुरू कर दिए कि बाबू जिस समय से पैसा न भेजते थे कारण फेल हो गए, टेंशन में रहते थे कैसे पढ़ेंगे। आओ अब सर जी पढ़ाते नहीं थे, खाली बतियाते थे, कैसे पास करेंगे? तो अपने ऊपर जिम्मेवारी लेना है। और 200 प्रश्न प्रीवियस पेपर का डेली घोट जाना है, लगाना नहीं, घोट जाना है। अब प्रीवियस पेपर लगाने का समय सुबह 4 बजे, 4 बजे से लेकर 6 बजे 7 बजे तक में 200 प्रश्न बना लीजिए। देर रात तक जगना ठीक बात नहीं होता है। कहते हैं कि आप खुद फील करते होंगे कि 2 बजे के बाद अगर आप जगते होंगे, नहीं जग तो जाते हो, जनरली 12 से के बीच नींद आता है। फिर अगर नींद टूट गया तो फिर 2 बजे के बाद नींद नहीं आता। लेकिन उसमें घाटा क्या कि आप पढ़िएगा लेकिन आपके दिमाग में उतना घुसता नहीं है। 2 बजे के बाद की जो पढ़ाई होती है, जितना आपको 10 से 12 के बीच आया अंदर, 2 बजे के बाद नींद नहीं आएगा, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ नहीं आता, मन भारी लगने लगता है। देखा आपने, ऐसा महसूस किया है? हम भी रात में कई बार रात को जग के पढ़ा। ऐसा नहीं कि हम भी अब तैयारी किए थे तो कभी कभी रात को जग के, पर दिन को नहीं पढ़ाई होती थी तो टारगेट रात को पूरा करते थे। तो रात को पढ़ते थे तो देखा है जब भी पढ़ा रात भर तो 2 बजे के बाद लगता है कि दिमाग भर गया, क्योंकि रात बना है सोने के लिए। आप नेचुरल चीज़ को पलट दे रहे हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा 9:30-10 बजे तक खाना खा के आप सो जाइए। हर व्यक्ति 10 बजे तक मैक्सिमम सो जाए, और तभी पॉसिबल है जब आप मोबाइल ऑफ 10 बजे तक में ऑफ कर दें। मोबाइल ऑन रहेगा तो नींद नहीं आएगा, कंफर्म है। बगल में रहेगा, नेट रहेगा, यूट्यूब, फेसबुक चलता ही रहता है। अब परीक्षा दे के आए तो कट ऑफ देखते रहेंगे, तब तक कट ऑफ देखते रहेंगे जब तक कि मेरे लेवल का कट ऑफ कोई ना बता दे, है ना। वो ढूंढते रहते हैं इस तरह से आंख लगा कर कि कोई बताओ भाई मेरा 75 आ रहा है, 75 पर कोई आता है। सब बोल रहा है 85 जाएगा कट ऑफ। एक बोला है भाई कि 80 से 85 +-2 भी रह सकता है, तो +-2 मतलब 77, 78, 75 अभी भी नहीं आ रहा है। चलो भी और देखना पड़ेगा। रात में 2 घंटा रोज, है ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बीपीएससी डाल दिए, आ रहा है नीचे। अच्छा इस बार ये तो ठीक बोल रहा है कि 95 से ज़्यादा इस बार नहीं जाना चाहिए, क्वेश्चन टफ था। सही, यही आदमी सही है ना। तो ये सब अपना अनुभव बता रहे हैं हम, ये मेरा अपना अनुभव है, मैं खुद ही ऐसा करता था इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत चीज़ मैं दूसरों का अनुभव ही बताता हूँ आपको क्लास में। किसी को देखा हुआ, 2 तरह का सच होता है, एक खुद का झेला हुआ
और दूसरों का देखा हुआ। तो ज़्यादातर मैं बोलता हूँ दूसरों का देखा हुआ, लेकिन ये वाला झेला हुआ सच बता रहा हूँ। इसलिए बगल में मोबाइल रहेगा ऑन तो आप सो नहीं पाइएगा। 10 बजे सोना चाहते हैं तो 9:30 बजे बेड पर लाइट ऑफ करके चल जाना पड़ेगा, तभी 10 सवा 10 तक नींद आ जाएगी। 10:15 में नींद आएगा तभी 4 बजे जग पाइएगा। 12 बजे सोइएगा तो 4 बजे नींद नहीं खुलेगा, ये कन्फर्म है। आप इतने बहादुर नहीं कि संत महात्मा नहीं कि 4 घंटा में नींद पूरा हो गया है ना। तो आप अभी एक मेरे मित्र सेलेक्ट हुए हैं पंचायती राज ऑफिसर, कह रहे थे कि गुरुजी जब से सिलेक्शन हुआ है ना 4 घंटा में नींद पूरा हो जा रहा है। हम बोले हम लोग 12 घंटे में नींद इसलिए पूरा नहीं होता क्योंकि टेंशन में है कि अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। बोले 4 घंटा में गुरुजी लगता है ना कि नींद पूरा, जिस दिन से रिजल्ट आया है। और रियल अनुभव बता रहे थे, सच है। आप निश्चिंत होकर सोइएगा ना तो एक दूसरा ही नींद आता है। आज जब टेंशन में आप सोइएगा ना तो नींद आएगा, फिर भी आप पता नहीं बेचैन रहिएगा, सोए हुए में भी कुछ कुछ सपना आता रहेगा, है ना। कल ही सपना देख लिया कि 66 में टॉप कर गए हैं, फर्स्ट रैंक मेरा आ गया। फिर बोला कि दोबारा चेक करो, तुम झूठ चेक कर रहे हो। दोबारा चेक तो रोल नंबर नहीं था, तब तो नींद खुल गया। तो देखिए कौन वाला सही होता है, टॉप करके वो वाला सही होता है। तो ये बात है कि पढ़िए, है ना। रात को आप कोशिश कीजिए कि 10 बजे तक सो जाएं और 4 बजे से पढ़ने बैठ जाइए। 4 से 8 जब तक दुनिया जगेगी तब तक आप 4 घंटे की पढ़ाई कर चुके होंगे। फिर आराम से सब कोई जग गया, डिस्टर्ब भी हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर खाना बनाइए, खाइए, पूजा कीजिए, नहाइए, सोइए। फिर दोपहर में रूटीन बनाइए 2 बजे से पढ़ने का या 1:30 बजे से 1 से 4 बजे तक पढ़िए। यहाँ क्लास 3 बजे से होती है ना, तो 3 बजे से तो 12 बजे तक आप खाना वाना खा के सो के निश्चिंत हो जाइए। 12 से 3 फिर पढ़ लीजिए या 2:30 बजे तक पढ़ लीजिए, 2 घंटा दोपहर में हो गया। 4 2 6 घंटा हो गया। यहाँ से जाते हैं 8 बजे तो 1-2 घंटा फिर पढ़ लीजिए। क्लास के बाद यदि आप 7 से 8 घंटा पढ़ लेते हैं तो आपका काम 100% हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये 2.5 महीने आपको एकदम कोई त्यौहार नहीं, कोई क्रिसमस नहीं, कोई गुड फ्राइडे नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई छठ नहीं, कोई ईद उल मिराजुल कुछ नहीं। आपके लिए सब कुछ क्या है? सिलेक्शन ऑफ पढ़ाई। कौन ऐसा धर्म है जो कहता है कर्म से कर्म मत करो? कोई ऐसा धर्म है जो कहता है कि आप कर्म छोड़ दीजिए, केवल भगवान का गुण गाइए? कोई कहता है? सब धर्म कहता है करोगे उतने मिलेगा, जो नहीं करोगे वो तुमको नहीं मिलेगा। ये कन्फर्म है। चाहे कितना भी मंदिर में माथा पटक लो या मस्जिद में माथा पटक लो, कुछ होने वाला नहीं है। जो करेगा उसको मिलेगा, ठीक है। तो करिए। कब पढ़ना है? सुबह में। अब बाकी देख लीजिए आपको जब अच्छा लगता है। क्या चल रहा था लास्ट? हो गया। लिखिए टॉपिक, लिखिए रिवर, भारत की नदियां। बीच में थोड़ा आगे मोटिवेट भी आपको करता रहता हूं मैं, जगाना जरूरी है क्योंकि आप छात्र हैं ना तो सोएंगे ही। हम भी वहाँ बैठते ना तो हम भी सोते हैं। यहाँ आने के बाद जिम्मेवारी बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ जाते तो हमको भी कोई आदमी चाहिए होता है। अगर मैं पढ़ना भी चाहूँ तो मुझे एक मोटिवेटर चाहिए जो मेरा बाहर का हो, जो मुझे मोटिवेट करे। खुद से इंसान मोटिवेट नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूँ डेली आपके 2.5 महीना समय है, इतना पढ़ रहे हैं कि डेली आपका फ्यूल सूख जा रहा है, ईंधन सूख जाता है। डेली ईंधन भर रहे हैं। महंगा है पेट्रोल फिर भी भर रहे हैं। मोदी जी का पेट्रोल जो है महंगा हो गया, हम पेट्रोल आपके अंदर फ्री में भर रहे हैं। अरे जो मोटिवेशन आपके लिए क्या है? पेट्रोल जो आपके अंदर आग लगाता है, एनर्जी पैदा करता है पढ़ने के लिए। पेट्रोल का काम क्या है? गाड़ी को चलाना। तो आपके अंदर मोटिवेशन की पेट्रोल मैं डालता हूँ ताकि आप अपनी गाड़ी को, हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि हम मोटिवेट करेंगे उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बात समझिएगा। चलिए तो मन लगा के पढ़िए। तो नदी को पढ़ेंगे 2 भागों में बांटकर। उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया, रिवर ऑफ साउथ इंडिया, दोनों में अंतर है। वैसे तो अंतर आपको मेंस में पढ़ना होगा, प्री में अंतर का कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी का प्री अगर देंगे आप तो अंतर पूछा जा सकता है पीटी में भी कि इनमें से उत्तर भारत दक्षिण भारत के नदियों के बीच कुछ अंतर दिया गया है ना। उस पर विचार करें और दिए गए कूट से उत्तर दें। इन केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 2 3 दोनों सही है, 1 2 3 4 तीनों सही है। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में आते हैं। लेकिन बीपीएससी में डायरेक्ट पूछेगा कि इनमें से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है और कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है। या ज़्यादा करेगा तो 4 नदी दे देगा इधर, उधर 4 मेन नदी,
कौन किस में मिलते हैं मिलाइए, ज़्यादा देगा तो डैम दे देगा, कौन से नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है मिलाइए, कौन सी नहरें, कौन सी नहर कौन सी नदी से निकाली गई है ये दे देगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न, दोनों के बीच अंतर करने वाला प्रश्न जो है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों के बीच अंतर बताइए, ये प्रश्न आपको बीपीएससी मेंस में जो जीएस का सेकंड पेपर है उसका सेकंड सेक्शन में पूछेगा। हालांकि पता नहीं ज्योग्राफी से क्या हो गया है बीपीएससी को, कि बीपीएससी मेंस के सेकंड पेपर में सेकंड सेक्शन में जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी आता है, लगातार 5 बार से ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चन नहीं है, खाली इकोनॉमिक्स देते रहा है, भूगोल गायब ही कर दिया है मेंस में, जो सच है वो बता रहा हूँ, है ना। भूगोल से क्वेश्चन मेंस का जो जीएस सेकंड पेपर है, जीएस में 2 पेपर होता है ना, जीएस 1 जीएस 2, उसमें सेकंड पेपर का 3 सेक्शन है, ए बी और सी। सेक्शन ए में पॉलिटी, सेक्शन बी में पॉलिटी और इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इकोनॉमी और लगातार 4 साल से ज्योग्राफी गायब है, केवल इकोनॉमी आ रहा है। इकोनॉमी में भी करंट इकोनॉमी, जैसे पिछले बार पूछ लिया कि एमएसएमई का जो कोविड-19 में न्यू डेफिनेशन दिया है सरकार ने, उसको लिखिए। इकोनॉमिक्स में भी ट्रेडिशनल इकोनॉमी नहीं कि आप किताब पढ़ लेंगे तो लिख देंगे वहाँ, अब पूछ रहा है क्या, करंट इकोनॉमी। हालांकि सेकेंड इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में खास करके इकोनॉमिक्स में पूछ लेता है वो कृषि, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब फिक्स रहता था पहले क्वेश्चन। बिहार में बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण, कृषि के पिछड़ेपन के कारण ये पूछ लेता था इकोनॉमिक्स वाले में। पर अब ये भी 1-2 साल से ट्रेंड क्या कर दिया, बदल दिया। इधर 65वीं और 66वीं जो हुआ पेपर, उसमें मैंने देखा ये केवल करंट इकोनॉमी पूछ रहा है, जो अभी चर्चा में इकोनॉमिक्स है ना, उससे सवाल भर दे रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है, तो आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेटजी इस तरह से बनाइए। तो उत्तर भारत दक्षिण भारत नदियों के बीच अगर अंतर आएगा भी तो बीपीएससी जीएस सेकंड पेपर मेंस में आएगा सेक्शन बी में, ठीक है। फिर भी जान जाइए उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ, इसमें जो पहला अंतर है, उत्तर भारत की नदियाँ ग्लेशियर से निकलती हैं। किससे निकलती हैं? ग्लेशियर से निकलती हैं। और दक्षिण भारत की नदियाँ सोता होता है, सोता जमीन के अंदर से जो पानी निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोता। सोता से निकलती है, यानी अंडरग्राउंड वाटर जो है वही आर्टिजियन बेल टाइप का होता है, जो बाहर निकलने लगता है पानी, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिजियन बेल या उत्सुर्त कुआं, उससे जनरेट होती है साउथ इंडिया की नदियाँ, ठीक है। तो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो निकलती ग्लेशियर से, दक्षिण भारत की नदियाँ किससे निकलती है? सोता से। एक अंतर। दूसरा अंतर, उत्तर भारत की नदियों में 2 बार पानी बढ़ जाता है। उत्तर भारत की नदियों में पानी 2 बार बढ़ता है। उत्तर भारत नदियाँ मतलब, उत्तर भारत की नदियों का मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, रावी, चिनाव, झेलम, ये सब उत्तर भारत में बह रही है। और दक्षिण भारत का मतलब नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, है ना, सोन, बेतवा, केन, सिंध, छिप्रा, ये सब दक्षिण भारत नदियाँ हैं। तो एक अंतर क्या हुआ कि ग्लेशियर से निकलती है, सोता से निकलती है। दूसरा अंतर, उत्तर भारत की नदियाँ सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा मतलब पूरे वर्ष बहती हैं, पूरे वर्ष उसमें पानी खूब मात्रा में होता है। लेकिन दक्षिण भारत नदियों में पूरे वर्ष पानी, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिसमें पूरे वर्ष पानी आपको दिखेगा, वरना लगभग पानी गायब हो जाता है। यानी दक्षिण भारत नदियाँ सदा नीरा माने पूरे साल नहीं बहती, लेकिन उत्तर भारत नदियाँ क्या होती हैं? पूरे साल फुल फ्लो में बहती है, सालों भर बहती है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, उत्तर भारत नदियों में 2 बार बाढ़ आता है। बाढ़ नहीं आता, पानी नदी में बढ़ जाता है 2 बार। एक बार बरसात के समय, जाहिर सी बात है पानी बरसेगा पहाड़ के ऊपर तो बाढ़ आएगा, और दूसरी बार गर्मी में भी। गर्मी में जब ग्लेशियर पिघलने लगता है, मई में जून में तो बरसात होती नहीं, मई में बरसात तो होती नहीं पहाड़ में, तो मई महीने में भी पानी बढ़ जाता है। मई महीने में भी उत्तर भारत नदियों में पानी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का ग्लेशियर तेजी से पिघलता है, अब पिघलता है तो पानी ज़्यादा आएगा। तो एक बार मई में भी बढ़ जाता है, और जुलाई में जब बरसात का महीना आता है, जून जुलाई में, तो बरसात के पानी से भी। पूरे साल में 2 बार उत्तर भारत नदियों में पानी बढ़ता है। एक बार गर्मी के कारण ग्लेशियर के पिघलने से, और दूसरी बार वर्षा से। लेकिन दक्षिण भारत नदियों में सिर्फ बरसात के पानी से बाढ़ आता है। उसके नदी में, दक्षिण भारत नदियों में 2 बार पानी नहीं बढ़ता। 3 अंतर समझ में आ गया। चौथा अंतर, उत्तर भारत की नदियाँ काट छाट अधिक करती हैं। काट छाट अधिक करती हैं, इसलिए गहरी भी होती हैं, चौड़ी भी होती हैं। उत्तर भारत नदियाँ काट छाट अधिक करती हैं, इसलिए गहरी भी होती हैं और चौड़ी भी होती हैं। लेकिन दक्षिण भारत नदियाँ ना तो उतनी गहरी होती हैं ना चौड़ी, क्योंकि वो पठारी क्षेत्र से बहती हैं, प्लेट्यू रीजन से बहती है। पठारी क्षेत्र कठोर होता है, पठारी क्षेत्र कठोर होता है। कठोर क्षेत्रों को उतना ज़्यादा वो काट
नहीं सकती, इसलिए उतनी ज़्यादा चौड़ी और गहरी भी नहीं होती। उत्तर भारत नदियाँ विसर्प बनाती है। विसर्प का मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाती है। क्या बनाती है? विसर्प। इसी को बोलते हैं विसर्प। जब पढ़ाएंगे आपको टोपोग्राफी, नदी निर्मित स्थलाकृति, पवन निर्मित स्थलाकृति, भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृति, सागर के लहरों से निर्मित स्थलाकृति, ग्लेशियर से निर्मित स्थलाकृति, इसे वो टोपोग्राफी कहते हैं। पढ़ाएंगे रिवर टोपोग्राफी, ग्लेशियर टोपोग्राफी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन पूछे छत्रक शिला किससे बनता है, डेल्टा किससे बनता है, गोखुर झील किससे बनता है, इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। मिएंडर किससे बनता है? मिएंडर, इसी को विसर्प अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिएंडर। विसर्प और तुर्की भाषा का एक शब्द है मिएंडर। विसर्प या मिएंडर इसको कहा जाता है। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं, तो ये अलग चैप्टर है। तो उत्तर भारत नदियाँ विसर्प बनाती हैं, काट छाट ज़्यादा करती हैं, लेकिन दक्षिण भारत की नदियाँ उतना ज़्यादा काट नहीं पाती, इसलिए वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं, स्ट्रेट लाइन में बहती है। क्लियर है? तो ये सब बातें याद रखिएगा। उत्तर भारत नदियाँ जनरली डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन दक्षिण भारत नदियाँ में कुछ नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। मैक्सिमम नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। मैक्सिमम नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुरी। एस्चुरी या डेल्टा के बीच, जैसे सुनते हो नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है। नर्मदा ताप्ती क्या बनाती है? डेल्टा नहीं। डेल्टा माने समुद्र के किनारे नदियाँ जब काटे हुए मिट्टी का जमाव करती है ना, तो उसी को डेल्टा कहते हैं। काटी गई मिट्टी का जमाव करते क्या बोलते हैं उसको? डेल्टा। क्लियर है? तो एस्चुरी क्या है भैया? भाई नर्मदा ताप्ती एस्चुरी क्या होती है भैया, क्या बनाती है? एक्चुअली डेल्टा बन गया, ज़्यादा मिट्टी हो, मिट्टी अगर नदी में ज़्यादा हो, या नदी बहुत ज़्यादा दूरी तय करके आ रही है, नदी बहुत ज़्यादा दूरी तय करके आ रही है, अब मुलायम क्षेत्रों से बह रही है, तो जाहिर सी बात उसमें मिट्टी क्या होगी? अधिक होगी। तो अधिक मिट्टी अगर एक साथ जाएगा तो क्या समुद्र की लहरों के द्वारा वो कट पाएगा? समुद्र की लहरें उसको बहा के ले जाएंगी। समझिएगा बात को। ज़्यादा भारी अमाउंट में मिट्टी का जमाव हो तो क्या समुद्र की लहरें उसे काट पाएंगी? लेकिन मिट्टी नदी में कम हो, नदी छोटी दूरी तय करके आई हो और कठोर क्षेत्रों से बही हो, तो क्या उसमें उतना मिट्टी होगा? नहीं। तो कम मिट्टी जमा करेगी समुद्र के किनारे, तो समुद्र की लहर उसको क्या करेगी? बहा के ले जाएगी। तो कटा छटा डेल्टा बनेगा ना जी। डेल्टा बनेगा, पर उसी को क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख एस्चुरी। उसी कटा छटा डेल्टा को ही क्या बोलते हैं? यानी नदी में जब बहुत भारी मात्रा में गाद हो, मिट्टी हो, तो डेल्टा बनेगा, और नदी में गाद की मात्रा बहुत कम हो तो क्या बनेगा? तो नर्मदा ताप्ती एस्चुरी बनाती है, क्योंकि वो कठोर क्षेत्रों से बहती है, कम दूरी तय करती है, जिससे उसमें मिट्टी की मात्रा उतना अधिक नहीं होती। क्लियर है? यही सब बात है। अब लिखिए, उत्तर भारत नदियों से शुरू करते हैं। कुछ अंतर समझ में आया? तो लिखिए गंगा। ये सब सुना इसलिए देता हूँ कि भविष्य में अगर छूटे भी तो आप याद करें, मेंस में अगर आ गया। अच्छा, रजनीश सर बताए थे, कुछ तो 4-5 पॉइंट लिखेंगे, फिर कॉल कर। धन्यवाद सर, आपका पढ़ाया हुआ कुछ लगा। आज तो लुटिया डूब गया था, पर आपका प्रश्न ने लुटिया बचा लिया। नहीं, शिक्षक के लिए क्या है? आपका सिलेक्शन सबसे बड़ा चीज़ है। हम चाहते हैं दिल से कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और आपकी क्लास में मैं मेहनत भी सबसे ज़्यादा कर रहा हूँ। जितने एनर्जेटिक हो गए यहाँ आता हूँ, उतना किसी जगह इतना एनर्जी नहीं लगाता। वजह बता देता हूँ। वजह ऐसा नहीं कि आपसे मुझे प्यार है, ये वजह नहीं है। वजह है कि अंतिम क्लास अब छुट्टी हो जाएगा इसके बाद, तो इसी खुशी में एनर्जेटिक हो रहा था। इसके बाद क्या मिल जाएगा? छुट्टी। यार दिन भर पढ़ाता हूँ, लगता है कि कहाँ चला आया, किस जेल में बंद हूँ, कैदी फील करता हूँ। अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा। अरे एक आध दो क्लास पढ़ाता तो अच्छा लगता। दिन भर पढ़ाने के बाद है हम लिए, लेकिन ठीक नहीं है, मैंने अच्छा नहीं है ये। अब क्या करें, हम किसी से प्रेम नहीं करते, पर हमसे प्रेम करने वाले बहुत हैं। हम अपने प्रेमियों को नाराज, सर पढ़ा दीजिएगा, चलो पढ़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट, आप लोग भी सिलेक्शन लीजिए। कल एक चीज़ सीखा मैंने कि कभी भी बड़ा हो जाइए आप, तो अपने निचले लेवल के लोगों को मत भूलिए, हमेशा अपने लोगों को याद रखना चाहिए, है ना। पर आजकल लोग क्या है, अपनी दुनिया बसा लेते हैं। जब बड़ा अधिकारी बन गए तो उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, गांव के दोस्तों को भूल जाते हैं। जो बेरोजगारी में आपको बतियाते थे, आपको सहारा देते, अरे यार अगली बार हो जाएगा भाई, टेंशन मत ले तू। जो आपके मित्र बोलते थे, उन मित्र को आप क्या कर दिए? भुला गए। एक प्रेमचंद की कहानी है, गिल्ली डंडा। आप उसको पढ़िएगा जरूर।
नेट पे डालिएगा गिल्ली डंडा कहानी प्रेमचंद आ जाएगा गूगल में, या फिर यूट्यूब पे जाइए गिल्ली डंडा डालिए तो उसका वीडियो भी पूरा आ जाएगा। पूरी प्रेमचंद की सारी कहानियों का वीडियो बना हुआ है, तो पूरा कहानी आ जाएगा वीडियो के माध्यम से, तो आप आराम से देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। लिखे गंगा नदी तंत्र। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। गंगा से शुरू कर रहा हूँ, पवित्र नदी है इसलिए यहीं से शुरू कर लेता हूँ। कुछ ज्ञान बढ़ रहा है आप लोगों का, रटाफिकेशन या फिर समझदारी वाला? समझदारी वाला, रटने वाला भी ज्ञान होता है लोगों का, लोग रटते भी हैं। जैसे टीचर को दुखी ना करें उसके लिए, समझ में आ गया? हाँ सर ठीक है, ठीक है समझ में आ गया सर, ताकि सामने वाला को दुखी ना हो जाए। हम लोग तो गणितों रट ले, जिस गणित समझ में नहीं आता था, हम मास्टर बहुत कड़ियल टाइप का है, डरे बोल ना रहे हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि क्वेश्चन मिला मैथ का बनाने का, तो आ रहा था आंसर 4, हमारा 2 आ रहा था, आंसर था 4, अपने मन से +2 कर दिए, 4 ला दिए। और टीचर चेक करने लगे, ये 2 कहाँ से लाए, ये 2 कहाँ से आया? हम बोले सर कल कुछ आ रहा था सर, कहीं से तो आया ही है। अब बहाना कर रहा हूँ, नहीं वो टीचर ऐसे थे ना कि आपको तुरंत डिमोरलाइज कर देते थे। जैसे ज्ञाने आपका उतना है जी, तो आप उतना तक सोचिएगा कहाँ से, +2 ज़बरदस्ती जोड़ दिए, उतना ज्ञान तो आपको है नहीं, बुद्धिहीन आदमी आप हैं। अब एकदम अंदर से एकदम पीड़ा में है, जल्दी छोड़ें जल्दी छोड़ें। वो टीचर थे, नाम था सुरेंद्र सिंह, नाम था, गया कॉलेज के HOD थे मैथ के, और +2 में हम मैथ PCM था तो मैथ उनसे पढ़ते थे, तो नहीं बनता था मैथ। और क्लास में अगर उनसे पूछ लिया कि सर ये मैथ बताइए, तो सारा फार्मूला उसमें जो लगेगा वो आप ही से पूछेंगे। अब डरे कोई पूछिए ना, है ना, हर बात में एकदम डिमोरलाइज आपको करेंगे। ये प्रश्न एक चलता था उस समय KC सिन्हा का मैथ, और एक चलता था लालजी प्रसाद का, और उनका दोनों बैच अलग अलग बनता था। KC सिन्हा का बैच अलग, और लालजी प्रसाद से पढ़िएगा तो बैच अलग, उसमें कम फीस लगता था, है ना। तो एक लड़का पूछा कि सर ये मैथ नहीं आ रहा है सर, 124वां बता दीजिए। तो बोला कि सी आप तो अंग्रेजी बोल लीजिए, तो या तो हिंदी बोल लीजिए। उसके बाद पूछा, वो बताने लगे, बोले ये भी मैथ आपसे नहीं बन रहा है। अरे संतोष जी आप पढ़ने वाले हैं ही नहीं तो मैथ नहीं बनता, इतना ये सब टेक्निक बता चुका हूँ, आपको लालजीवा पानी पानी कर देगा जी, ये तो KC सिन्हा है। अब बेचारा एकदम, उनके क्लास में था कि 200 का बैच बनेगा ना, तो 1 महीने के अंदर उसमें 50 रह जाएगा, और 1 आध महीना और बीतते बीतते 4-5 रह जाता था। मैंने बहुत हिम्मती लड़का ही अंतिम तक क्लास ले पाता था, मारते पीटते नहीं थे। ऐसा बात आपको बोलते सामने ना कि आप एकदम अंदर से लगता है कि पूछें कि ना पूछें इनसे सवाल। गंगा नदी पर हम लोग डटे रह गए, फीस देंगे, दिन डटे, उस मंथली फी लगता था, तो खर्च दिक्कत भी नहीं था, आदमी 2 महीना पढ़ा भाग गया। गंगा नदी तंत्र, यह है उत्तराखंड का उत्तर काशी जिला, उत्तर काशी। फटाफट आज गंगा खत्म करें। ये गंगोत्री है, गंगोत्री है, और ये यमुनोत्री है। यमुनोत्री, जैसे एक जिला में कई ब्लॉक होते हैं ना, अरे आपके जिला में भी कोई न कोई ब्लॉक होगा, आप किसी न किसी ब्लॉक के होंगे। तो उत्तराखंड में एक जिला है उत्तर काशी, उसके अंदर 2 ब्लॉक है, एक गंगोत्री एक यमुनोत्री। यमुनोत्री ब्लॉक के अंदर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बंदर पूंछ। बंदर पूंछ, बंदर पूंछ एक ग्लेशियर है, और यहां पर एक जगह है पहाड़ का गुफा जिसको नाम है गोमुख। गंगोत्री ब्लॉक के अंदर एक पहाड़ का गुफा है जो गाय के मुंह की तरह दिखता है, क्या नाम है उसका? गोमुख। एक नदी आके इसमें मिलती है ऊपर से जिसका नाम है जानवी। जानवी, जानवी नदी गोमुख में आके मिल जाती है ऊपर से। जानवी नदी गोमुख में आकर ऊपर से मिल जाती है। नहीं, भागीरथ जी ले आए थे गंगा को, धरती पर कौन लाया था? भागीरथ जी, है ना। बड़ी तपस्या किए तो गंगा आसमान से कहाँ आई? पर आई, और वो भी आई तो
छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए तो गंगा नदी थी, मन किया थोड़ा, धरती पे पहली बार आई थी तो घूमने का मन किया, किसी का आश्रम था, ले गई मेरा। इसे बोले मेरा आश्रम, तो बोला कि गंगा तो बहा ले गई, पूरे गंगे को पी गए, खत्म, जाओ घूमो, कहाँ घूमती हो। फिर अंत में बड़ी रिक्वेस्ट किए भगीरथ जी की, अरे बड़ी मेहनत से लाए हैं जी। तो फिर भागीरथ जी ने उत्पन्न किया, इसका नाम है गंगा। सुना होगा, जय जय भागीरथ नंदिनी, भागीरथ नंदिनी। गंगा को क्या बोला जाता है? भागीरथ नंदिनी भी बोला जाता है। आपने देखा होगा आरती होता है गंगा जी का, उसमें ये वाला गाना बजता है, बहुत सुंदर भजन है ये। तो गंगा नदी जो यहाँ, गंगा नहीं, इसका नाम भागीरथी है, गंगा का नाम भी है भागीरथी, भागीरथी। गंगा को यहाँ पर गंगा नहीं बोलते भाई, यहाँ क्या बोलते हैं? अरे गोमुख से जो निकली ना उसका नाम क्या है? और यहाँ पर बंदर पूछ से निकलती है यमुना। कौन निकलती है? यमुना। नोट करिए, एक गंगा 3-4 पेज में बनेंगी, तो एक पेज में इसको नोट कीजिए। इसीलिए हर देश के पवित्र नदी को बनाओ भाई। गोमुख पहाड़ का गुफा है जहाँ से पानी जाह्नवी का आ रहा है उसमें, फिर वहाँ से गंगा की शुरुआत हो रही है। हमारे देश में नदी और प्रकृति की भी पूजा करने की परंपरा रही है। मेरे देश में नहीं, सिर्फ मिस्र में भी, इजिप्ट में भी प्रकृति की पूजा की जाती थी। प्राचीन काल के जो मिस्र था, मिस्र की सभ्यता आप पढ़े होंगे, नील नदी की देन मिस्र को पढ़ते हैं, वहाँ भी प्रकृति की पूजा की परंपरा था। लेकिन हमारे यहाँ आज भी इसको क्या किया गया है? जारी रखा गया। नदी की पूजा आज भी हम करते हैं, पेड़ की पूजा आज भी, पीपल वृक्ष में जल डालते हैं हम तुलसी वृक्ष में जल डालते हैं। पीपल और तुलसी एक ऐसा वृक्ष है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रदान करता है। वृक्ष में से जनरली क्या करते हैं? रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इसलिए कहते हैं पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए रात के समय, हो सकता है घुटन महसूस हो, आप मर भी सकते हैं, इसीलिए पेड़ के नहीं छोड़। लेकिन तुलसी और पीपल ये रात को भी क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए आसपास में पीपल का पेड़ होना चाहिए और घर में तुलसी का वृक्ष भी होना चाहिए। सिर्फ धर्म के हिसाब से नहीं, बल्कि तुलसी पत्ता डाल के पानी में खोला के पी लीजिए, सर्दी खांसी रुक जाता है। वात पित्त कफ सबको रोकता है वो, वात पित्त कफ सबको कंट्रोल कौन करता है? तुलसी। हमारे प्रकृति पूजा शुरू से ही है। अब बर के पेड़ का भी पूजा होता है, बर पूजा। अपने पति को बर के पेड़ को पति मान के पंखा उंखा होंकती है पत्नियाँ, अब धागा लपेटती है, खूब पूजा दिल से होता है। घर पे आते वही उसी पंखा से 2 पंखा अपने पति को मार दी कि अभी तक हम इतना देर बाहर थे, खाना काहे नहीं बना अभी तक, कपड़ा भी सब पड़ा है, नहीं धुलाया अभी तक। उधर बर पूजा के नाम पर पूजा हो गया, लेकिन घर पे आके 2-3 पंखा दे दिए, हो गया पूजा बढ़िया से। नहीं जी, तो आस्था नहीं है, दिखावा ज़्यादा है। सेल्फी उल्फी लिए बर के पेड़ के पास धागा लपेटते हुए, बस हो गया, उसी को डाल दिए फेसबुक पर गाना बना के, कुछ मुंह चलाते हुए, है ना। आजकल चल रहा है, यूट्यूब पे भी डला रहा है, फेसबुक पे भी लोग उसमें सेट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, सेट करते हैं जो छोटा सा जो डलाता है, पता नहीं क्या भी, हम नहीं जानते। कई मेरे स्टूडेंट भी
जो फेसबुक पर हमसे जुड़े हुए हैं वो सब भी डाल रही है, हमकी बात मास्टरों देख रहा है। ये सब सेल्फी फोन है वो किए हम कि सब सच में है या फिर सेल्फी के लिए। बोला सर फॉलोअर बढ़ता है यूट्यूब पे, हम कमा रहे हैं सर, अभी यूट्यूब से कमा रही है 1 लाख रुपया, बहुत फॉलोअर हो गए उसके। हम बहुत बढ़िया बात है, कुछ हमको भी टेक्निक बताओ। मैं सर आपको गाना गाना नहीं ना आता इसलिए आप नहीं बढ़िएगा आगे। चलिए, आजकल यूट्यूब फेसबुक सब डुप्लीकेट है, आपके काम की बात उसमें कम रहेगा, बेकाम की बात ज़्यादा रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यूट्यूब से मत पढ़िए, कभी भी यूट्यूब से पढ़ना बंद कीजिए। खासकर करंट अफेयर के लिए हम लोग यूट्यूब से जुड़ जाते हैं। अरे क्या होता है 25 करंट अफेयर बता देता है वो 1 घंटा में, 1 घंटा समय बर्बाद हुआ। अगर खुद से पढ़े तो अगर 1 घंटा में वो 25 को करंट अफेयर डिस्कस कर रहा है, ठीक, 25 क्वेश्चन डिटेल कहीं कर दे रहा है, कोई बात नहीं। आप खुद दिल से बताइए कि 1 घंटा में आप कितना पढ़ सकते करंट, 100-150 पॉइंट पढ़ सकते हैं करंट का, तो क्या जरूरत है वीडियो देखने का, समय की बर्बादी कर रहे हो। ये किसी को भी फॉलो अगर कर रहे हैं आप करंट अफेयर के लिए यूट्यूब पे तो गलत कर रहे हैं। आप स्टैटिक जी के पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे, पढ़िए, लेकिन करंट अफेयर यूट्यूब पे आप कृपया न पढ़ें। पढ़ें लेकिन अपने से ज़्यादा पढ़ें, मेरा ये कहना है। समय की बर्बादी और कुछ नहीं। चलो हो गया, आ गया। गोमुख, गोमुख, बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ ही बोल रहे हैं आप लोग, किस कंपनी में पढ़ के पढ़ते हैं। रुको रुको, ये कौन सी नदी बोलो। भागीरथी नदी में एक नदी आके मिलती जिसका नाम है भिलंगना। कौन सी नदी है भैया, भिलंगना। भागीरथी भिलंगना जहाँ मिलती है, भिलंगना भागीरथी से जहाँ मिलती है वहाँ एक शहर बसा था। दोनों के संगम पर एक शहर बसा था, उसका नाम था टिहरी। रुक जाओ, भागीरथी भिलंगना के संगम पर एक शहर बसा जिसका नाम क्या था, टिहरी। वहाँ एक बांध बनाने का प्रोजेक्ट आ गया कि यहाँ एक बांध बनाएंगे। ये भी लोग जानते थे कि बांध बनेगा तो शहर डूब जाएगा, इसलिए बांध बनाने से पहले ही लोगों को निकाला गया और एक ऋषिकेश के करीब 10-12 किलोमीटर ऊपर, ऋषिकेश के पास ही एक नया शहर बसाया गया जिसका नाम दिया गया न्यू टिहरी। अब वो टिहरी हट गया, वो टिहरी में एक भी पूरा शहर डूब गया और लोगों को पैसा देकर घर बनवाकर एक नया शहर बसाया गया जिसका नाम है न्यू टिहरी, या इसको नरेंद्र नगर भी बोलते हैं, नरेंद्र नगर भी बोलते हैं। न्यू टिहरी बोलो या नरेंद्र, अब नया टिहरी का नाम रख दिया लोग, क्या है, नरेंद्र नगर। अब जिसको टिहरी से प्यार अभी भी नहीं जा रहा है वो क्या बोल रहा है, न्यू टिहरी। जैसे मीठापुर बस स्टैंड अभी भी चला गया, कहाँ जाना है तो पुरनका बस स्टैंड। अभी क्या मतलब, भैया ने बस स्टैंड, पुरनका नहीं का क्या होता है, मीठापुर खाली बोलो। जिसको अभी लग रहा नहीं यही बस स्टैंड मानेंगे, कहीं बस स्टैंड बने उससे मतलब होगा नहीं, हम यही बस स्टैंड मानेंगे, मानिए हो गया। तो यहाँ पर टिहरी डैम बना दिया गया। क्या बना दिया गया, टिहरी डैम, टिहरी बांध। भारत का सबसे का ऊंचा बांध। पूछता है कि टिहरी बांध किसके संगम पर है, किन दो नदियों के संगम पर टिहरी बांध बना है, भागीरथी और भिलंगना। भिलंगना यहीं खत्म हो जाती है, भिलंगना नदी यहीं गायब। आगे जो आ रही है कौन आ रही है, भागीरथी। आगे जो आ रही है कौन आ रही है, भागीरथी आ रही है। इधर एक ग्लेशियर है, इसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ हिमनद। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है जी, विष्णु गंगा। विष्णु गंगा में इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है धौली गंगा। इसका नाम क्या है जी, धौली गंगा। धौली गंगा मेन नदी नहीं है, विष्णु गंगा मेन नदी है। मेन नदी कौन है, विष्णु गंगा ही मेन नदी है, धौली गंगा यहीं खत्म हो जा रही है। हमारे यहाँ एक नियम है कि जहाँ दो नदियाँ मिलती है उसे प्रयाग कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रयाग। लेकिन हर जगह नहीं बोलते, जहाँ मिलती है दो नदियाँ वहीं प्रयाग बोलते हैं, पर हर जगह जहाँ बोलते हैं वहीं बोलते हैं, हर जगह नहीं बोलते हैं। जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं वहीं बोलते हैं। अभी नहीं बोले सोन गंगा में मिल रही है सर पटना के पास, वहाँ कौन सा प्रयाग, हर जगह प्रयाग नहीं होगा, है ना जी। जहाँ होगा वहीं होगा, लेकिन वहीं होगा जहाँ दो नदियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पर एक प्रयाग है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है जी, पूछा जाए विष्णु प्रयाग में कौन कौन नदी मिलती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा और धौली गंगा। मेन नदी कौन है, विष्णु गंगा ही, धौली गंगा यहीं खत्म।
विष्णु प्रयाग में। अब विष्णु प्रयाग के बगल में ही है बद्रीनाथ। विष्णु प्रयाग के बगल में क्या है जी? बद्रीनाथ। नाम सुना है? भगवान विष्णु के लिए बद्रीनाथ, अब भगवान शिव के लिए केदारनाथ। ये एसएससी जेई में पूछा था कि बद्रीनाथ और केदारनाथ हिंदू धर्म के किस किस भगवान के लिए क्रमशः फेमस है? तो ऑप्शन दिया था शिव विष्णु, विष्णु शिव। तो ब से बद्री, ब से विष्णु, याद रहेगा। बाकी केदार तो शिव हैं ही। आपको कल्चर के हिसाब से, आप किसी भी धर्म के हो, आपको इस्लाम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ईसाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हिंदू के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई पूछता है, जैसे इस्लाम का एक त्यौहार पूछा था कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन था, उसको भी एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जो भी है मुझे नहीं पता भाई, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन पूछा था तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब जीके का हिस्सा होता है। हर धर्म का जो, चूंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर किसी भी धर्म के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको एवरेज सभी धर्मों के त्यौहार के बारे में, कल्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना चाहिए, ताकि परीक्षा में तो सुनेगा नहीं, चलिए हम तो भैया इस हिंदू धर्म से, हम मुसलमान के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, अरे हम इस्लाम से, हम हिंदू के बारे में रखेंगे, अरे हम ईसाई हैं, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन गलती हो जाएगा, वो निगेटिव चला जाएगा आपका। हाँ, बाकी जो जानकारी होगा पॉजिटिव ले लेगा। जानकारी आपको रखना चाहिए। क्यों? तो कौन सा प्रयाग? बगल में कौन जगह? इसमें एक नदी इधर से मिलती है, एक नदी इधर से मिलती है। अच्छा, पता है आपको? उतार लीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। एकदम लग रहा है कि एकदम बेचैन बेचैन होकर उतार रहे हैं। ना मिटाएंगे हम, टेंशन मत लीजिए, यहीं पर ख़त्म कर देंगे क्लास, लेकिन मिटाएंगे नहीं, टेंशन मत लीजिए भैया। विष्णु गंगा, जहाँ पर विष्णु गंगा में धौली गंगा जहाँ मिल रही है, वहाँ से इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा, अलकनंदा नदी। अरे विष्णु गंगा नदी ही क्या है आगे चल के? अरे विष्णु गंगा में धौली गंगा जहाँ से मिलती है ना, वहीं से विष्णु गंगा का नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा। यानी पूछा जाए अलकनंदा या विष्णु गंगा कहाँ से निकलती है, तो सबका उत्तर क्या होगा? अलकनंदा। विष्णु गंगा कहाँ से निकलती है? शतोपंथ से, याद रहेगा। अब नाम हर बार नहीं बदलेगा, हर बार नाम नहीं बदलेगा। इसमें नंदका नदी मिल रही है, नंदका नदी। कहते हैं नंद बाबा यहाँ पर तपस्या किए थे, नंद जी यहाँ क्या किए थे? तपस्या इस नदी के आसपास किए थे, नाम पड़ गया नंदका। नंदका। यहीं पर एक नदी और है जो मिल रही है अलकनंदा में, पिंडार नदी। कहते हैं कि इस नदी के आसपास आके कर्ण तपस्या किया था। कौन तपस्या किया था? वही महाभारत वाला कर्ण, दानवीर कर्ण। पिंडार नदी आके मिलती है अलकनंदा से, तो पिंडार नदी किनारे कर्ण ने तपस्या किया, इसलिए इस प्रयाग का नाम पड़ गया कर्ण प्रयाग। नंदका नदी जहाँ मिलती है वहाँ बाबा नंद ने प्रयास किया, तपस्या किया, तो नाम पड़ गया नंद प्रयाग। नंदका जहाँ मिलती है उसका नाम क्या है? नंद प्रयाग। इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग, इस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग, जहाँ पिंडार मिलते अलकनंदा से। इधर से मंदाकिनी आके मिलती है, मंदाकिनी मिलती है बच्चा, मंदाकिनी नदी मिलती है, मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, तो उसका नाम पड़ता है रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और फिर भागीरथी आके मिल जाती है अलकनंदा से। अब नाम न बदलेगा भाई, इसका नाम है देव प्रयाग। क्या नाम पड़ता है इसका? देव प्रयाग। के बाद ही सब नदी मिलके, ये सब नदी मिलके सिंगल नदी में बदल जाती है। तब यहाँ से नाम पड़ता है गंगा। यानी देव प्रयाग से पहले गंगा का नामो निशान नहीं है, देव प्रयाग के बाद गंगा का नाम गंगा। इसलिए गंगा का ये सब क्या है? पर्यायवाची है। मंदाकिनी भी गंगा का क्या है? हिंदी में पर्यायवाची, सिनोनिम्स है। मंदाकिनी, सूरसरी, भागीरथी, है ना, अलकनंदा, ये सब गंगा का ही क्या मिल जाता है? पर्याय, क्या? पर्यायवाची। हिंदी पढ़े ना? ठीक है, पढ़े तो बनाइए, और क्या। अब कोई रोक टोक नहीं, बनाइए, एक पन्ना में पूरा बना लीजिए। ये सब आप ही के लिए बना रहे हैं, तो भाग किसे जाएंगे? बनाओ जी, इससे फायदा भी हो जाएगा। इन पांचों प्रयाग को अगर उत्तर से दक्षिण अरेंज करना हो, नहीं कर देंगे। सबसे ऊपर उत्तर में विष्णु प्रयाग, उसके दक्षिण में नंद प्रयाग, उसके दक्षिण में कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, उसके बाद यही उत्तराखंड के पंच प्रयाग है। क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में पंच प्रयाग को क्रम से सजाइए, या यूपीएससी में भी इस तरह क्वेश्चन आता है, सीडीएस में,
असिस्टेंट कमांडेंट में भी आता है, दे देगा इधर अलकनंदा में मिलने वाली नदियाँ, उधर प्रयाग मिलाइए, कौन नदी अलकनंदा में कहाँ मिलती है तो कौन सा प्रयाग। आराम से बनाइए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। अरे भाई बनाओ बनाओ, बन गया मेरे भाई। किस बात की हंसी? हाँ, खुशी के कारण हो सकता है, गंगा नदी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा खुश तो रहेंगे ही नहीं। काम हो रहा है ना, जैसे जैसे बोलते हैं कम ही हो रहा है, पर चालू तो हो गया है ना। अरे पीडब्ल्यूडी की तरह ही कर रहे हैं ना काम। देखो तो भारत में है लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, और काम बोला है कि पूरा कर देंगे जनवरी में, 22 जनवरी में। तो अगर 24 जनवरी में हो जाए तो बड़ी बात है, वो होगा तो एक आध महीने बाद दरारें पड़ जाएगा। ये दिल्ली मेट्रो काम करती थी, तो जब बोलती थी उससे एक महीना पहले ही काम करके पूरा देती थी। तो दिल्ली मेट्रो की तरह काम हो रहा है, फिर पीडब्ल्यूडी की तरह हो रहा है। कैसा काम हो रहा है पीडब्ल्यूडी? तब नहीं काम चलेगा। परीक्षा में एक से एक धुरंधर लड़के बैठेंगे, सीट ज़्यादा है तो लोग मेहनत भी कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं ना कि 95-97 में बात बन जाएगा, तो भ्रम पालना छोड़ दीजिए, मुंगेरी लाल के ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। आप 105 कम से कम करके आइए, तब संभावना है कि हो जाएंगे। वैसे तो जनरल जो हैं वो 110 पार करें। हाँ, कंफर्म एकदम कि आगे मेंस की तैयारी में लग जाए, परीक्षा दे के एक दिन आराम करें, मैं पीटी के बाद अगला दिन से मेंस में रगड़ दें। तो चूंकि बीपीएससी का अपना आंसर भी तो होता है, कुछ 5-4 को घटेगा, 5 को बढ़ेगा। पता था 110 हम करके आए हैं, और फिर बीपीएससी का आंसर 5 को बदल दिया। चूंकि ई ऑप्शन जब है ना, तो बीपीएससी के हाथ में है कि आंसर को बदल दे। बाबू कुंवर सिंह को पटना से नेतृत्व करा दिया, ठीक है ना। तो चलता रहता है सब, इसलिए आप टेंशन ना लें। आप 110 करें या मान के चले कि 105 आएगा। 110 आपके अनुसार सही है, पर हो सकता है 115 भी हो जाए, घट के 105 भी हो जाए। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए 110 पार आपको करना पड़ेगा। नहीं, और तब होगा जब प्रीवियस पेपर पर पूरा कमांड होगा। अब प्रीवियस पेपर पर कमांड तब होगा जब डेली 200 प्रश्न
आप लगाएंगे व्याख्या के साथ। चलिए अब आइए देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद गंगा आगे बढ़ रही है। सुन, रुक जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ के बना लो। पीछे में जगह थोड़ा सा छोड़ देना, तुम लोग भी थोड़ा सा छोड़ना, ज़्यादा मत छोड़ना, एकदम थोड़ा छोड़ना। हमारे पास बड़ा सा पेज है इसलिए ज़्यादा छोड़ दिए। देवप्रयाग के बाद आओ ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद आओ हरिद्वार, हरिद्वार के बाद आओ लक्सर, उत्तराखंड का अंतिम पड़ाव। उत्तराखंड में गंगा का अंतिम पड़ाव कहाँ है जी? लक्सर। लक्सर इज लास्ट स्टॉप ऑफ गंगा इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में गंगा अंतिम रूप से कहाँ रहती है? बक्सर नहीं, लक्सर। इसके बाद बिजनौर। उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ से प्रवेश करती हैं? हालांकि कुछ किताब में सहारनपुर भी मिलेगा, कुछ किताब में, लेकिन गलत उत्तर है। गंगा कहाँ से प्रवेश करती हैं? बिजनौर से। सहारनपुर बिजनौर अगले बगल में है दोनों। अगर आप हरिद्वार जाएंगे ना बस से, गाड़ी से, कुछ से, तो रास्ते में क्या मिलेगा? दिल्ली से जाओगे बागपत, बड़ोस, शामली, सहारनपुर, तो आपको सहारनपुर मिलेगा। अब मेरठ साइड से जाओगे हरिद्वार तो बिजनौर मिलेगा। और लक्सर तो जाना ही है आपको, मतलब हरिद्वार से पहले जब ट्रेन रुकेगी तो स्टेशन कौन सा होगा? वो लक्सर। तब याद करना कि वही लक्सर सर बताए थे। गंगा जी यहीं उत्तराखंड में अंतिम है। टाटा बाय बाय हो गया। आगे आइए कन्नौज। कन्नौज नाम सुना है? हाँ, यूपी में तो है ही। अब बिजनौर आगे तो आगे यूपी रहेगा। कन्नौज जहांगीर का दूसरा ससुराल। जहांगीर का नूरजहां का घर कहाँ था? कन्नौज। यहीं के था उसका भाई असफ खां, जिसकी बेटी थी मुमताज महल। यानी मुमताज महल और नूरजहां के बीच बुआ भतीजी का संबंध था, है ना। तो शाहजहां ने विवाह किया किससे? मुमताज से। और पिता ने विवाह किया किससे? बुआ से। ठीक है, अच्छा है, दहेज वहेज नहीं देना पड़ा होगा। लेकिन ये सब दुष्ट थे ना, ये लोग दुष्ट थे। अब जैसे शाहजहां की बात करें, अब बेचारा असफ खां बनवाया था एक बगीचा। ऐसे तो जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां को मनाने के लिए शालीमार बाग बनवाया, शालीमार बाग। लेकिन असफ खां स्पेशली खुद के घूमने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए एक बाग बनवाया श्रीनगर में, जिसका नाम था निशांत बाग। निशांत बाग बनवाया, खुद घूमेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे। वो पसंद आ गया बाग शाहजहां को। बोला कि हमको ही दे दीजिए दहेज में। बोला ना देंगे, हम अपने लिए बनवाए हैं। बोला कि टॉर्चर करेंगे आपकी बेटी को, है ना। आजकल दामाद भी बेटी से सेटिंग कर लेता है कि सुनो तुमको हम टॉर्चर करने का नाटक करेंगे, तुम भी रोने का नाटक करना, कभी कोई भाग के मैके भी चली जाना, है ना। पटना में जो 5 गो घर है, 4 भाई ना तुम्हारा है, वो 5वां घर का कर रहा है हमारे नाम से करने को बाप को। अरे हाँ सही बोल रहे हैं हमारे, तो वो रोते जाएगी एक्टिंग करते हुए कि मार रहा है मार रहा है, तभी उनको कार्रवाई करवाते। अरे मत करवाइए, कार्रवाई हमारा घर उजड़ जाएगा। वो सब एक्टिंग पहले सिखाया रहता है। बेटी भी कुछ लोग दुष्ट रहती है, वो आके एकदम दोनों मिलकर ऐसा ऐसा एक्टिंग करेंगे। अंतिम में पिताजी बेचारे 5वां घर जो था अपने दामाद का नाम जाओ लिख दिए। बेटा की मीटिंग बुलाए, तुम लोग कोई दिक्कत? अरे ना पिताजी हमको क्या दिक्कत, जब आप लिख रहे हैं तो हमको क्या दिक्कत है, घर लिखवा ली। तो इसे निशांत बाग को लेकर हुआ कि एक्टिंग दोनों मिलकर, शाहजहां मुमताज़ ने ऐसी एक्टिंग किया कि बेचारा असफ खां को पूरा बाग देना पड़ा। इस अंतिम में बोल दिया था शाहजहां की पानी, राजा हम ही न है, तो बाग का पानी बंद करवा देंगे, सब सूख जाएगा, पेड़ घूमते रहिएगा, ऑक्सीजन लेते रहिएगा। अंत में बेचारा उब के असफ खां क्या किया, शाहजहां को निशांत बाग दहेज में दे दिया। ये सब पहले भी चलता था मामला, है ना। दामाद तो सब दामादे चाहता है कि ससुर का पूरा संपत्ति मेरा हो जाए। वो तो पत्नी के डर से कुछ बोलता नहीं आदमी, वो बात अलग है। बात अलग है कि वाइफ के प्रकोप से आदमी कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन अंदर से चाहता है कि मेरे सारे जो क्या बोलते हैं ब्रदर इन लॉ है, सबका डेथ हो जाए, मर जाए और हमारा सब संपत्ति हो जाए। ऐसा नहीं होता।
चलिए, ये भैया रामगंगा है। हम इतिहास को पढ़ के थोड़ा सा ये सब बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरी मानसिकता ऐसी, हम ठीक आदमी हैं। हो गया रामगंगा। रामगंगा कन्नौज में ही आके मिलती है, गंगा में। रामगंगा गंगा में मिलने वाली पहली नदी है। जब से गंगा नाम पड़ा तब से गंगा में मिलने वाली पहली नदी। अच्छा, बाएं किनारे से मिल रही कि दाहिने किनारे से? बाएं किनारे से। देखो, कभी भी नदी मैप में, कभी भी मैप में पता करना है, ऐसे तो नदी किनारे खड़े तो बता ही देंगे कि बायां किनारा दाहिना किनारा, लेकिन कभी भी मैप में देखना हो बायां दाहिना, बस ये फाइंड करो कि नदी जा किधर रही है, और मैप में ही खड़े हो जाओ। मैप सामने रख के खड़े हो जाओ, तुम्हारा बायां हाथ बायां किनारा और दाहिना हाथ, मैप में भी पकड़ लोगे। अब गंगा इधर जा रही हैं, तो गंगा के बायां किनारा बायां हाथ दाहिना हाथ, यानी रामगंगा किधर से मिल रही है? बाएं साइड से मिल रही है। मुझे तो गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली पहली नदी, गंगा में मिलने वाली पहली नदी, दोनों बायां दाहिना नभी लगाए तभी रामगंगा, और बायां लगा दे तब भी रामगंगा। ठीक है। कन्नौज काजल के लिए भी प्रसिद्ध, कन्नौज जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र, कन्नौज वैसे इत्र जानते हो ना, सेंट। आप जानते हैं जहांगीर की सास जो थी अस्मत बेगम, उसने ही पहली बार इत्र बनाया था। तो आज भी कन्नौज में आपको क्या मिलेगा ज़्यादा? इत्र मिलेगा। अब इत्र के भी कई प्रकार है, कोई सेंट, कोई ड्यूडरेंट, पता नहीं क्या आ गया, हमको तो पहचाने नहीं आता कौन ड्यूडरेंट है, कौन परफ्यूम है, कौन इत्र है ना। अभी सब हमको समझ में नहीं आता, हम तो सेंटे समझते हैं। अब बाराती जिस दिन जाना होता है उस दिन मार लेते हैं, पूरा फ्री में रहता है ना, फ्री में मिलता है तो पूरा लगा लेते हैं, उस दिन किसी का कोई कंट्रोल रहता नहीं है। अब ऐसे लगाना तो खरीदते थोड़ा ना है, ऐसे में लीजिए गलती से रूम इतना भी नहीं, मतलब पहचान लेते हैं, देखते 2-4 आदमी लगा रहा है तो हम भी थोड़ा, इसका मतलब ये रूम फ्रेशनर नहीं है। गलती से मच्छर मारने वाला भी लगा सकते हैं आप, है ना। कुछ लोग समझ रहे हैं सर बड़ा देहाती आदमी है, कुछ इनको पता नहीं है। एक दिन आएंगे बता दीजिएगा मुझे किसको बोलते हैं इसको। इधर बरेली है, हाँ इधर मुरादाबाद है। पहचानता हूँ भाई, पहचानता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पहचानता हूँ, अब धीरे धीरे पहचान गया हूँ। पहले पुराने जमाने में लोग गाँव से में रहते थे तो कुछ ओकेजनली ही सेंट उंट की जरूरत पड़ती थी। अब बच्चा पढ़ने आया है पटना ना, तो उसके कमरे में आएगा तो कड़ुआ तेल लेके आएगा शीशी में, अब बूट एक झोला लेके आएगा। माता जी बोलेंगे फुला के रोज सवेरे सवेरे खाना, आई तेल जरूर लगाना माथा पर, चांदी पर। आया है क्लास में, जैसे ही पहुंचा वैसे देखा कि 2-4 लोग एकदम पूरा बॉडी सोडी तेल सेंट लगा के आए हैं, है ना। उसका उनको डबल फायदा मिल रहा है। अब वो क्या करेंगे कि उनके फायदे को देखते हुए खुद भी पहले क्लास के बाद जस्ट बाद वो क्या ज्वाइन करेंगे, जिम। कड़ुआ के तेल के सीसी की जगह ड्यूड्रेंट के सीसी आ जाएगा, परफ्यूम का सीसी आ जाएगा, और सुगंधित तेल का सीसी आ जाएगा। अब बच्चा अपना लक्ष्य छोड़कर कुछ और लक्ष्य के पीछे भाग पड़ेगा नहीं। तो पता चला कि आप बाल कटवा लिए मोची की तरह, घोंसला कट, है ना। घोंसला कट, घोंसला बनाया तो कोई ना कोई तो उसमें बैठना है घोंसला में। अब माथा पर कोई बैठेगा तो माथा भारी, अब माथा भारी तो पहले सिलेक्शन ही नहीं होगा। क्यों जी, सही बोल रहा हूँ ना। घर से कड़ुआ तेल के शीशी लेके आते हैं, और कमरा में जाइए 4-5 प्रकार के शीशी रखा मिलेगा। हमारे रूम में जाइए तो जाइए ढूंढना पड़ेगा, है सर कैसा आदमी यहाँ पे, ना तो तेल मिलता है आपके कमरे में, ना तो साबुन मिलता है, हमें ढूंढ लीजिए यार, कुछ मिल जाए तो लगा लीजिए वरना चलिए। नेक्स्ट। तो इंसान को किताब से प्रेम होना चाहिए। आप जिस दिन सिलेक्ट हो जाएंगे ना, आपके रूप रकम कोई नहीं पूछता। आप टॉप कर जाते हैं ना, तो आपको घेर के लोग पूछेंगे भैया आप कैसे तैयारी किए थे, सर आप कैसे तैयारी किए थे। अखबार वाले टॉप कर गए तो अखबार वाले आपके घर जाएंगे, न्यूज़ में मीडिया वाले आपके घर जाएंगे, आपके पिताजी से पूछेंगे कि आपका बेटा टॉप कर गया। आप उसमें सोचिए पिताजी को कैसा फील होगा, आप इसको सोचते ही नहीं। मतलब एक बात बताया, उस समय ड्यूड्रेंट रहता था, मुरादाबाद पीतल का सामान, अब बरेली काजल सुरमा। बरेली किसके लिए फेमस है जी? बर्फी के लिए नहीं, झुमका के लिए भी नहीं, वो गाना हो गया कोई दिक्कत नहीं,
बरेली किसके लिए? खुरमा तो नहीं, सुरमा की नगरी, हाँ सुरमा। सुरमा यानी काजल के फेमस कौन है? बरेली। मुरादाबाद पीतल के सामान के लिए। वैसे अब आ ही गया झुमका, तो एक इतिहास की बात हमको याद आ गया। बरेली से 57 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान। तो कान में पहनते हैं झुमका, तो कान बहादुर कान याद रखिएगा, तो खान बहादुर खान अब हमेशा याद रहेगा। बरेली से कौन? झुमका, कान बहादुर खान बहादुर खान। याद करने का तरीका हम लोग बनाए थे। इसके बाद आइए, बरेली के बाद कानपुर। कानपुर चमड़ा नगरी, लेदर सिटी। कौन? कानपुर। कानपुर में आईआईटी भी है। कानपुर में एक एयरबेस भी है। कानपुर में एयरफोर्स का स्टेशन भी है। कानपुर के जो इंडस्ट्रियल एरिया उसको पनकी कहते हैं। पनकी, पनकी एक सरफ भी आता था पहले, तो पनकी एक इंडस्ट्रियल एरिया है। कानपुर का जो औद्योगिक क्षेत्र उसका नाम क्या है? पनकी। और कानपुर में एयरफोर्स का स्टेशन भी है, चकेरी, कन्नौज के पास। ठीक है, क्या कोई डाउट है? ना बिजनौर के पास नहीं, मिला रहे कन्नौज में तो। इसके बाद प्रयागराज, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, इलाहाबाद। अब आइए, यह बंदर पूंछ, यह बंदर पूंछ, यहां से एक नदी निकलती है आगे प्रयागराज में, इसमें मिल जाती है। इसका नाम कौन है जी? यमुना। यमुना किनारे कौन है? दिल्ली। यमुना किनारे कौन है? मथुरा। पहले मथुरा आएगा तब ना आगरा आएगा? पहले आगरा आ जाएगा। आगरा, इटावा, इटावा। इटावा में चंबल मिलती है। इटावा में कौन मिलती है? यमुना में चंबल नदी इटावा में मिलती है। यमुना में चंबल नदी यमुना में कहाँ मिलती है जी? इटावा में। चंबल के बाद सिंध, बेतवा और केन, और भी 3 नदी मिलती है। जगह कम पड़ गया यहाँ, सिंध, बेतवा और केन। आप बना लीजिएगा 3 नदी, और इटावा के आगे 3 को नदी आओ मिला दीजिए। एक का नाम लिखिए सिंध, एक का नाम लिखिए बेतवा, और एक का नाम लिखिए, पहले इटावा में चंबल मिलाइए। चंबल नदी नाम सुना है ना? अरे चंबल नदी घाटी, चंबल के डकैतनी नाम सुना है? फूलन देवी, मलकान सिंह, पूनम यादव, ये सब चंबल की क्या है? डकैत है। पान सिंह तोमर, अरे मूवी भी आया था पान सिंह तोमर। चंबल में बीहड़ है, बीहड़। चंबल नदी क्या बनाती है? बीहड़। बीहड़ का मतलब अंग्रेजी में बैड लैंड टोपोग्राफी। बीहड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? बैड लैंड टोपोग्राफी। जमीन को उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा बना देती है, जिससे न तो खेती लायक रह जाता है, न ही घर बनाने लायक रह जाता है। चंबल नदी जमीन को कैसा बना देती है? उबड़ खाबड़। इसी को क्या बोलते हैं? बीहड़। हिंदी में क्या बोलते हैं? बीहड़। भारत में एकमात्र नदी जो बीहड़ बनाती है वो कौन है? भारत की एकमात्र नदी जो औनालिका अपर्दन करती है कौन है? चंबल। अपर्दन, नदी द्वारा अपर्दन या पानी द्वारा अपर्दन 2 प्रकार से होता है। अपर्दन के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। एक प्रकार है भैया औनालिका अपर्दन, और दूसरा प्रकार है चादरी अपर्दन। औनालिका अपर्दन और चादरी अपर्दन, अंग्रेजी में सीट इरोजन और गुल्ली इरोजन। सीट इरोजन और, अरे सुनो ना जी, 2 तरह का अपर्दन। पानी द्वारा कटाओ, बोलो, पानी द्वारा कटाओ 2 प्रकार से, एक सीट इरोजन और दूसरा गुल्ली इरोजन। औनालिका अपर्दन और चादरी अपर्दन। अरे कभी देखें बरसात होता है तो 2 तरीके से देखे होंगे। एक देखे होंगे कि ऊपर का पूरा लेयर हट गया, वो चादरी अपर्दन है। आए को देखे होंगे कि गली के पूरा पानी एक जगह जमा हो रहा है और लाइन से बह रहा है, तो पूरा एक नाली की तरह कटाव हो जाता है। देखें, पूरा गड्ढा कर देता है, एक स्थान पे पूरा गड्ढा करते चला गया, चारों तरफ के पानी वहीं आ रहा। स्लोप अगर इस तरीके का हो तो गुल्ली अपर्दन होता है, गुल्ली इरोजन। उसी को औनालिका, नामों से लग रहा है, नाम से भी लग रहा है औनालिका। नली जैसा कटाव हो जाए तो औनालिका अपर्दन। और चादरी अपर्दन नामे से लग रहा है सीट इरोजन, पूरा सीट ही हट जाए, माने कहीं ना तो ज्यादा गड्ढा हो नहीं कम, पूरे को बराबर तरीके से काट के ले जाए, तो उसको चादरी अपर्दन कहते हैं। भारत में मैक्सिमम नदियां जगह में क्या मिलेगा? चादरी अपर्दन। लेकिन चंबल के क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? औनालिका अपर्दन, गुल्ली इरोजन। क्वेश्चन आता है
कि भारत में कौन सा इलाका है जो गुल्ली इरोजन से प्रभावित है, अवनालिका अपरदन से प्रभावित है, तो पूरा बुंदेलखंड, चंबल का जो क्षेत्र है वो पूरा क्षेत्र क्या होता है, बोलो ना जी, सब हमरे से बोलवाओगे। गुल्ली इरोजन समझ में आया? इरोजन का प्रकार, इरोजन का दो प्रकार समझ में आ गया। और चंबल क्या बनाती है? बीहड़। क्या बनाती है? बीहड़। अंग्रेजी में बैड लैंड टोपोग्राफी, ठीक है। और चंबल भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र नदी, वो तो जो बीहड़ बनाती है, लेकिन चंबल एकमात्र ऐसी नदी है जहां नेचुरली, प्राकृतिक रूप से घड़ियाल मिलता है। लाया नहीं गया, उसमें मिलता ही है। प्राकृतिक रूप से घड़ियाल भारत में किस नदी में मिलता है? चंबल में। याद रहेगा, यूपीएससी आईएएस 2016 या 17 में ये क्वेश्चन पूछा था, भारत में प्राकृतिक रूप से घड़ियाल किस नदी में मिलता है? चंबल में। याद रहेगा। ये सब बढ़िया बढ़िया क्रीम जी के बता रहा हूं आप लोगों को, याद होना चाहिए। ये गुल्ली इरोजन ना बताए होंगे, गुल्ली वाला ना, तो कुछ तो नया मिला ना, बात खत्म। हम पूरा मेहनत बेकार कर दिया, बच्चा पहले ही बताए थे। रोजे एक एक कथा सुनाते हैं, जैसे बोलिए ना कि हाँ, गुल्ली, बुल्ली नहीं, GULLY, बुल्ली का होगा, है ना। बुल अब बियर तो हाँ होता है शेयर मार्केट में, तजड़िया मंदेड़िया नहीं जी भाई, नहीं। जैसे कि लड़का 3 बार हमसे बुखार दिखवाए, एक ही बार सर मेरा बुखार देखें, बहुत ज़्यादा बुखार है सर। फिर आधा घंटा बाद, सर बुखार मेरा नहीं देखें, देखिए सर बहुत ज़्यादा बुखार है सर। ए महाराज ये क्या बात, आप रोज रोज बताइए कि 1 घंटा पहले नहीं बुखार दिखाए थे मुझसे आप। हम बोले ज़्यादा बुखार दिखाए, डेंगू है आपको, अभी डेंगू चला हुआ है। थोड़ा सा घर में भी पढ़िए तो पैताबा उताबा पहन के पढ़िए, मतलब ये नहीं कि मतलब खाली पैर उस दिन में मत रखिए, मतलब आप लोग पूरा अपना केयर कीजिए। और डेंगू से मौतें भी हो जाती हैं, ज़्यादा डाउन हो जाएगा प्लेटलेट तो मर जाएगा आदमी। और रात में मच्छरदानी लगा के सोइए, रात में मलेरिया का डर है और दिन में डेंगू का डर है। आज दोनों मादा मच्छर काटने, कोई भी बीमारी मच्छर काटने से तो सब मादा मच्छर है। क्यों होता है? मादा मच्छर के काटने से सब बीमारी का होता है। इसका कारण जानते हैं आप लोग? अरे कोई भी बीमारी का वाहक माँ होती है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, या थैलीसीमिया है, ये सब कैसे डिजीज है? जेनेटिकल डिजीज है। तो माता होता है पुरुष में, लेकिन उसकी वाहक कौन होती है? माँ होती है। तो मच्छर, मादा मच्छर उसको वाहन करके ले आती है आपके पास, पर होता किस में है? नर मच्छर में वो, लेकिन उसको लेकर आती है आप में कौन? मादा मच्छर। समझ में आया कि नहीं आया? हम बायोलॉजी के टीचर, होता गलत कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, लेकिन यही कॉन्सेप्ट है मेन, मुझे लगता है ऐसे यही कॉन्सेप्ट है ना। होगा क्या? होता ही है यही कि बोल दिया मतलब मान लीजिए, फैक्ट भी है न। मेरा सपोर्ट आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। क्या है बोलिए? कौन? मच्छर। हाँ, खून कहाँ पीती है भाई? मच्छर को लगता है खून पीती हूँ, मच्छर खून नहीं पीती भाई। मतलब इसीलिए उसको जरूरत है प्रोटीन का, खून का, तो खून दूसरे का पी रही है। हो सकता है भाई ये भी कॉन्सेप्ट बायोलॉजी वाले सर से पूछ लीजिएगा। वैसे मुझे बायोलॉजी बताया हूँ आप लोग को, बायोलॉजी और अंग्रेजी ये 2 विषय हमारा कभी भी पल्ले नहीं पड़ा, इसलिए मैं इस विषय पर ज़्यादा डिबेट नहीं करता। मैं जानता हूँ मैं हार जाऊँगा। हो गया? अरे सिंध नदी, सिंधु नहीं करिएगा, सिंधु नहीं, सिंधु अलगे है, ये सिंध है, ये बेतवा है और ये केन है। सिंध, बेतवा और केन, सिंध, बेतवा और केन। अरे को सुने थे बात आप लोग? क्या सुने थे? अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, तो एक कॉन्सेप्ट आया था नदी जोड़ो परियोजना। भारत में कॉन्सेप्ट आया था रिवर लिंक प्रोजेक्ट, नदी जोड़ो परियोजना 2003 में। 2003 में भारत में क्या लाया गया था? नदी जोड़ो परियोजना, रिवर लिंक प्रोजेक्ट। लेकिन बाद में कांग्रेस ने इसको बंद कर दिया था। वजह बताया था कि पर्यावरण का नुकसान होगा, 2 नदी को जोड़िएगा तो रास्ते में जो बस्तियां आएंगी उनको उजाड़ना पड़ेगा, तो सोशल प्रॉब्लम होगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होगा, कई प्रकार के प्रॉब्लम
क्रिएट हो जाएंगे और इतना जोड़ने में खर्चा आएगा कि इकोनॉमी हम बहाल नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल सोशल प्रॉब्लम को देखते हुए कांग्रेस ने इस योजना को बंद कर दिया, लेकिन मोदी जी जब आए तो इसको फिर से चालू कर दिए। तो रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ, उसमें शुरुआत जो हुआ, पहली शुरुआत बेतवा और केन नदी को जोड़ने से हुआ था। ये भी एक जीके है, नोट कर लीजिएगा। 2003 में नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत। हम चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए आपका, नहीं फायदा मिलता है इसका, इसलिए मेरा नदी गंगा खत्म करने में 1 आध घंटा लग जाता है, टाइम लग जाता है काफी। नहीं नींद आ रहा है, ऐसा लग तो रहा है मुझे। क्या लिखे, क्या लिखे? 2003 में बेतवा और केन को जोड़ने से, बेतवा नदी और केन नदी को जोड़ने से शुरुआत हुआ रिवर लिंक प्रोजेक्ट का। रिवर लिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत बेतवा और केन नदी के जोड़ने से प्रारंभ हुआ। हो गया? कहीं किसी को कोई दिक्कत? अब पन्ना बदल देते हैं हम भी। आप लोग की जगह है तो बढ़ाइए उसी में आगे। प्रयागराज, अब योगी बाबा तो करिए दिए इसको प्रयाग, तो हम भी इलाहाबाद काहे लिखें? बाबा जी के साथ ही चलते हैं हम भी। खतरनाक आदमी है ना चलिएगा तो कुछ कामों करवा देंगे आपके साथ, इस चलते साथ चलना पड़ेगा। खतरनाक आदमी को छोड़ के चलिएगा दिक्कत हो जाएगा, वो कब आपके लिए खतरा पैदा कर दे। चलिए बनारस आ गए। बनारस मगही पान भी होता है, बनारसी पान भी होता है। जीआई टैग किसको मिला? जीआई टैग मगही पान को। और एक वो अभी मिला है, अभी हाल ही में किसको मिला है? बिहार के। और तो कौन खाजा? तो पहले ही खाजा को मिला है, हाल में मिला है। वो सब पहले के सिलाव के खाजा, शाही लीची, मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, जर्दालू आम, ये सब पहले के है। मगही पान। इस बार मिला सुजनी कढ़ाई। सुजनी बिहार में चलता है ना, पतला सा बिछौना जो बनाते हैं हम लोग गांव में, फटा चिटा को जोड़ कर क्या बना देते हैं? अरे फटा चिटा कपड़े को जोड़कर क्या बनाते हैं? सील करके सुजनी, उसको सुजनी कढ़ाई कहते हैं। या फिर कपड़ों को, नया कपड़ा भी जोड़ करके उस पर कुछ चित्र बना, सिलाई का कुछ कट बना देते हैं बेहतर उस पर। वो पतला सा बिछावन होता है, पतला सा बिछावन, गर्मी में बड़ी काम आता है वो, है ना, पतला सा बिछा, उसको सुजनी बोलते हैं। इस बार उसको शामिल किया इस साल। करेंट अफेयर है ये। बिहार के हाल ही में किस चीज को जीआई टैग मिला है? बोलो। नहीं जानते क्या इसको आप लोग? नहीं सुना सुजनी? वही सुजनी जो सुना है वही सुजनी है। हाँ वही वही वही, पूरा बेड़े में सिलाई मारा हुआ है, वही सुजनी है। हाँ बिछौना भाई, हाँ बिछौना, ओढ़ना नहीं। हो गया? अच्छा याद दिला दिया आप। टाइगर रिजर्व कौन कौन लाया है? हम कोई नाम न ले रहे, हम समझ रहे थे कि बहुत कम लोग लिखा है। अच्छा बहुत लोग लाए हैं, रखिए रखिए, अभी रखिए, बाद में लेंगे। हम समझ गए, लगता है हम झूठ। गर्ल्स में कौन कौन लाए हैं? अच्छा आप लोग तो, आप भी लाए हैं, वाह। अच्छा आप पहली क्लास में तो कैसे लाएंगे? ये सब होमवर्क दिया है, इन लोग से पूछ लीजिए क्या क्या होमवर्क दिए, तो सब आप भी बना लीजिएगा। अच्छा आज पहली क्लास से समझ में आ रहा है ना? ये जो पढ़ा रहे हैं पूरा समझ में आ रहा है? ये कुछ ऐसा बात है जो समझ में नहीं भी आ रहा है? आ रहा है, आएगा ही। हम पढ़ा रहे तो आएगा नहीं। गाजीपुर कहाँ आ गए? एक नदी आ रही इधर से जो बनारस और गाजीपुर के बीच में मिलती है। इस नदी का नाम है गोमती नदी। नाम सुना है? गोमती नदी को बोलते थे प्राचीन काल में गोमल। गोमती नदी को वैदिक काल में क्या बोलते थे? गोमल। और गंडक को सदानीरा। गंडक को सदानीरा। गोमती आके मिलती है गाजीपुर और बनारस में, तो बनारस में ना गाजीपुर में, दोनों के बीच में। बनारस गाजीपुर पासे पासे। बनारस में जब क्लास लेते थे तो गाजीपुर के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते थे, मतलब रोज आ जाते थे और रोज चले जाते थे गाजीपुर। आपके लोग जो ज़्यादा एडवांस थे वो रूम ले लेते थे बनारस में। हाँ गाजीपुर में राहुल लॉर्ड कार्नवालिस का कब्र है, अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है गाजीपुर।
हो गया, पूरा भोजपुरिया क्षेत्र है। इसके बाद आइए बक्सर, आ गए। बिहार में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर से। उसी के पास आके मिलती है घाघरा। घाघरा, अरे गोमती नदी सुन लो, कुछ और जी के बच गया, कुछ और जी के बच गया बच्चा। एक तो जी के ये बच गया कि गंगा में उत्तर से यानी बाएं किनारे से, सुन लो लिख लेना बाद में कर लीजिएगा, बक्सर उक्सर। गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली जितनी नदियां हैं, राम गंगा गोमती घाघरा सब, गंडक उंडक सब, उनमें से एकमात्र नदी है गोमती, जो पर्वत से नहीं निकलती, हिमालय से नहीं निकलती, मैदान से निकलती है। हाँ, मैदान में एक जिला है उत्तर प्रदेश का पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत, जहाँ से चुनाव लड़ती थी मेनका गांधी। अब तो बदल दिया, सुल्तानपुर से चुनाव जीती हैं। वर्तमान में सुल्तानपुर, अभी तो वरुण गांधी वहाँ सांसद है नहीं। तो पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। तो क्वेश्चन है कि गंगा में उत्तर से मिलने वाली एकमात्र नदी जो मैदान से निकलती है, पहाड़ से नहीं, कौन सी नदी है? गोमती। गोमती निकलती है फुलहर झील से, फुलहर झील से। इसी किनारे लखनऊ है, इसी के किनारे सुल्तानपुर है, यूपी का सुल्तानपुर। इसी के किनारे जौनपुर है, जौनपुर नाम सुना है? पूर्व का सिराज, जौनपुर को सिराज ऑफ द ईस्ट कहते हैं, पूर्व का सिराज, सिराजे हिंद। जौनपुर को क्या बोलते हैं जी? ज़्यादा हो रहा है क्या जी के? सिराजे हिंद। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 300 स्मार्ट सिटी। हम मोदी से तुलना करते हैं फिरोज शाह तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक अब मोदी हमको एक ही जैसा लगता है। ये 100 स्मार्ट सिटी बनवा रहे हैं, वो बनवाया था 300 स्मार्ट सिटी। हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, ऐसे 300 स्मार्ट सिटी कौन बनवाया था? तुगलक। अब मोदी जी भी क्या कर रहे हैं? 100 स्मार्ट सिटी। पहला तुलना। दूसरा तुलना करते हैं क्यों? सब टैक्स को मिला के जीएसटी ला दिए मोदी जी, और वो भी उस समय 24 प्रकार के टैक्स था, उस सब को मिला के 4 टैक्स में बदल दिया था, है ना। खराज, खुम्स, जजिया, जकात, एक नया टैक्स लगाया था, हक सर्व। एक नया टैक्स सिंचाई कर लगाया था, लेकिन हक सर्व। तो मोदी जी भी नया टैक्स लगा दिए, अब पुरनका सबको मर्ज करके जीएसटी बना दिए। तो दोनों में कंपेयर हुआ। यानी पूछा जाए मध्यकालीन भारत का मोदी फिरोज शाह तुगलक, और आधुनिक भारत का फिरोज शाह तुगलक मोदी। अब कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना, तो ये योजना, तो ये योजना। भले ही सिलेंडर खुट्टी में टंगा हो, अलग बात है, लेकिन सबको सिलेंडर मिल तो गया ना, है ना। तो कहने का मतलब ये है, मोदी के भक्तों को ये बात ठीक नहीं लगता है। ये क्या खुट्टी में टंगा बोल देते हैं आप? मोदी जी जैसा कोई नेता हो सकता है? 220 रुपये कड़ुआ तेल खरीद के खाइए ना, क्या दिक्कत है? ये भी देश सेवा है। कांग्रेस समय महंगाई बढ़ा तो क्या? कांग्रेस चोर है इसलिए महंगाई बढ़ गया। हम मोदी समय महंगाई बढ़ा तो क्या? देश सेवा। अरे देश को रेवेन्यू दे रहे हैं आप, देश सेवा भी नहीं करेंगे आप? कड़ुआ तेल 220 रुपये में दिक्कत हो गया आपको? महाराज बात करते बहस करते चल रहे हैं, बताइए। देश सेवा करवा रहे हैं मोदी जी, आप कर नहीं रहे। चलिए कोई बात नहीं, आप सक्षम है भैया, करिए देश सेवा। हम नहीं करने में सक्षम है, नहीं करेंगे। आपके भूखे पेट में आपको भारत माता की जय निकलता है, बोलिए आप। हमारा भूखे पेट में नहीं निकलता, हम नहीं बोलेंगे, बात खत्म है। पेट भरेगा तो बोलेंगे, ना तो ना बोलेंगे, बात खत्म है। हमको ऐसी देश सेवा नहीं करनी। हम अपना वीजा उजा लेके चल जाएंगे, अमेरिका कर देगा, हमको नागरिकता तो हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। ऐसा कौन सी बात है? और देश सेवा लिमिटेड तक न जी, मर के थोड़े ना होगा। अब भगतू सिंह रोते होंगे इन लोगों को देखकर, ये काहे फांसी पे चढ़ गए थे इन लोगों के लिए, देश को लूट के खाने के लिए। इतना बड़ा बीजेपी का ऑफिस बना है नोएडा में, सब लूट ही के तो बना है, और कैसे बना है भाई? जाकर देखिए, हाईटेक ऑफिस बना है, तब करोड़ों रुपए का। खैर जाने दीजिए, इसमें भक्त लोग, बनारसी बैठा है एक आदमी। बनारस वाले ज़्यादा फैन है। चलिए बक्सर में हो गया, आरा उरा नहीं लिखे कुछ इधर। आइए पटना, जहाँ बैठे हैं आ गए पटना, बहुत देर हो गया। पटना के आसपास 3 नदी। अगर नेशनल जीके पढ़ोगे, यूपीएससी देना है तो पटना के आसपास 3 नदी। बीपीएससी देना है तो गंडक कहाँ मिलती है, पुनपुन कहाँ मिलती है,
सोन कहाँ मिलती है एग्जैक्टली जगह पूछेगा। जैसे पिछली बार पूछा था ये पुनपुन गंगा में कहाँ मिलती है, फतुहा के पास। 64वीं या 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था, लेकिन यूपीएससी के पेपर में कभी फतुहा के पास नहीं पूछेगा। भाई पटना के पास इनमें से कौन कौन नदी मिलती है, 4 को दे देगा ऑप्शन, केवल एक 2 3 2 3 3 2 3 4 है ना जी। तो ये मिलती है गंडक, कौन मिलती है, गंडक। इधर से कौन मिलती है, सोन। इधर से कौन मिलती है, पुनपुन। पुनपुन मिलती है फतुहा के पास। सोन मिलती है दानापुर में, हल्दी छपरा एक जगह है, दानापुर में एक जगह है हल्दी छपरा। हम कभी गए नहीं, स्टूडेंट्स ने सुना कि सर हल्दी छपरा में मिलती है ना। तो हल्दी छपरा में सोन, दानापुर में हल्दी छपरा में सोन, फतुहा में पुनपुन, और दीघा के आसपास कौन मिलती है, गंडक। अरे हैं, हाँ एक ही है, एक ही है, दोनों एक ही है, सेम नदी है। ठीक, अब सुनो, नहीं घग्गर नदी अलग है भाई, वो सरस्वती नदी वो राजस्थान काली बंगाल, वो दूसरा है, घग्गर अलग है, घाघरा है ये, नहीं एक ही नदी नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि गंडक मिलती आकर, इसलिए तो उदयन एक व्यक्ति था हर्यक वंश में, अजात शत्रु का बेटा उदयन, उसने राजधानी कहाँ बनाया था, पटना को। क्योंकि देखो जो राजगीर है ना, वो राजगीर चारों तरफ से पहाड़ से गिरा हुआ है, चारों तरफ से किससे गिरा है, पहाड़ से। तो नेचुरल बाउंड्री बना हुआ था। पहले के राजा क्या करते थे, राजधानी को घेर के रखते थे ताकि किलाबंदी, राजगीर ऐसे ही किलाबंद था, इसलिए राजधानी राजगीर था। लेकिन पटना की स्थिति क्या थी कि नदियों से घिरा था, तो किलाबंद कौन किया, नदी द्वारा किलाबंद हो गया, नदी में मार के गिरा देंगे कोई हमला करेगा तो। और दूसरा, यात्रा करने के लिए उसमें सड़कें नहीं होती थी, लोग नदी मार्ग से आते नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी पटना सही था, इसीलिए पटना को क्या किया, राजधानी बनाया। ठीक है, अब आइए पटना के बाद भागलपुर। भागलपुर सिल्क के लिए नहीं, भागलपुर किसके लिए जी, रेशमी कपड़ा। रेशम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिल्क। सिल्क के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है, अब भारत का दूसरा स्थान है। कच्चा पक्का दोनों रेशम, कच्चा पक्का दोनों सिल्क में चीन का पहला, भारत का दूसरा। अब भारत में कर्नाटक का पहला, सिल्क के उत्पादन में कर्नाटक का, सिल्क मक्का और कॉफ़ी, सिल्क मक्का और कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है। मूंगफली में गुजरात का, गेहूं गन्ना आलू में यूपी का, दाल में पहले मध्य प्रदेश था पर इस बार हो गया राजस्थान। नया जो डाटा है उसमें क्या हो गया है, दाल के उत्पादन में ऐतिहासिक रूप से मध्य प्रदेश था आगे, लेकिन इस बार पहली बार राजस्थान मध्य प्रदेश को बीट करते हुए कहा फर्स्ट रैंक ला दिया। लेकिन सोयाबीन में आज भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। चावल और जूट में पश्चिम बंगाल का, और असम का चाय में, असम का चाय में, कॉफ़ी और मक्का और रेशम में कर्नाटक। चलते चलते सब याद रखिए। भागलपुर में डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है, बनाया गया है। गंगेटिक डॉल्फिन, आप जानते हो गंगा नदी में डॉल्फिन भी रहता है, और डॉल्फिन गायब हो रही है, तो उसको बचाने के लिए उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाए, नेशनल एनिमल पूछा जाए तो टाइगर है नेशनल एनिमल। टाइगर में भी कौन सा टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर में भी कौन सा टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है। कब से, 1972 से। कब से, उससे पहले लायन था। 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु लायन। 1972 में टाइगर की संख्या कम रहा था, तो उसको बचाने के लिए टाइगर को ही क्या बना दिया, नेशनल एनिमल, ताकि उस पर फोकस किया जा सके। लेकिन जब गंगा नदी की डॉल्फिन गायब हो रहा था, तो उसको बचाने के लिए नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव, गंगा नदी के डॉल्फिन को घोषित किया गया। और गंगा नदी इतनी प्रदूषित हो रही थी, इसलिए गंगा नदी को बचाने के लिए गंगा को नेशनल रिवर घोषित किया गया। 2008-9 में गंगा को, उससे पहले इंडिया की कोई राष्ट्रीय नदी नहीं थी। 8 से पहले भारत में कोई भी नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला, और डॉल्फिन को, गंगा नदी के डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, डॉल्फिन नहीं बोलना, गंगेटिक डॉल्फिन। सारे डॉल्फिन को नहीं, गंगेटिक डॉल्फिन। और राष्ट्रीय नदी पूछा जाए तो गंगा, याद रहेगा ना। 2008-9 में दिया गया था गंगा, ये लिख दिए। भागलपुर में डॉल्फिन प्रजनन केंद्र लिख दिए ना, ऐसे फालतू के थोड़ा ना बोल रहे हैं। अच्छा, गंगा नदी में बाएं किनारे से मिलने वाली पहली नदी कौन, रामगंगा। पहली नदी कौन,
और गंगा में दाहिने किनारे से मिलने वाली पहली नदी, पटक पटक के देंगे डुडुक, यमुना। गंगा में दाहिने किनारे से मिलने वाली पहली नदी यमुना। कर लिए नोट। चलिए कटिहार, बिहार के पार कर रहे हैं अब हम लोग। कटिहार अंतिम जंक्शन है। नदी मिलती है आके कोसी। कटिहार के पास कौन नदी मिलती है? कोसी। बिहार का दुख, बिहार का शोक या बिहार का दुख किस नदी को बोलते हैं? काहे? बाढ़ आता है, बाढ़ तो यहाँ सब नदी में आती है, पर ये रास्ता बदलती है। क्वेश्चन आ जाए कि कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं, बाढ़ आने का? नहीं, यहाँ हर एक नदी में बाढ़ आता है। कोसी को फिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोसी क्या करती है? रास्ता बदल लेती है। वैसे भी जिस बच्चे के ऊपर थोड़ा बाउंड्री ना लगाया जाए तो बच्चा क्या करता है? रास्ता बदल लेता है, गार्जियन को जेल भेजवा देता है। जिस बच्चे को थोड़ा सा बाउंड्री ना लगाया जाए वो बच्चा क्या कर देता है? रास्ता बदल देगा। उसी नदी को अगर बाउंड्री ना लगाया जाए, नदी में कोई तटे नहीं है, जिस नदी में तट होगा वो ना रास्ता बदलेगी। इस नदी में, कोसी नदी में कोई तट ही नहीं है, कोई तटबंध नहीं है। होता है किनारे जहाँ से कूद के अपने नहाते हैं, वो तट प्लेन पे बहती है, तो कभी यहाँ से बह गई कभी वहाँ से बह गई, तो इसमें कोई तट नहीं है। इसलिए क्या करती है रास्ता, हालांकि सरकार अब क्या कर रही है, आर्टिफिशियल बांध बना रही किनारे किनारे, ताकि रास्ता न बदले। पता चला कि अभी यहाँ से बह रही है और रात में सोए थे, आधी रात में आपके घर के सामने से बहने लगी, नींद में तैरने लगी है। तो कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। इसके बाद आ जाती है गंगा कहाँ? साहेबगंज, झारखंड। पूछा जाए कि झारखंड में कहाँ से प्रवेश करती है? प्रवेश क्या करती है? झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज, जहाँ से गंगा गुजरती है। झारखंड में और कहीं से गंगा जाती ही नहीं, एकमात्र जिला है साहेबगंज, वो भी बाउंड्री से निकल जाती है, अंदर नहीं जाती। बड़ी रिक्वेस्ट किया झारखंड कि मैडम थोड़ा देख लीजिएगा, हमारे यहाँ भी टाइम नहीं है, टाइम नहीं देखेंगे दरवाजे से निकल जाएंगे, यहीं पर आ जाना। तो गंगा एकमात्र जिला, ये लिख लेना है बात, झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से गंगा गुजरती है उसका नाम साहेबगंज। सीधे बंगाल आ जाती है गंगा। कहाँ जाती है? बंगाल। अब कल करेंगे। कैसा लगा क्लास? अच्छा तो लगना था। थैंक यू। आप झूठी तारीफ भी करते रहे, पर करते रहे, अच्छा लगता है। तारीफ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज जिस दिन तारीफ सुनना होता है बोलते हैं कि यार मैं तो बहुत ख़राब पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाना नहीं आता। हाँ जी, अकरमनाशा नहीं मिलाया और पहले ही बक्सर के पास ही मिलती है, नहीं मिलाए थे, मिला देंगे। वहीं से तो यूपी बिहार का बॉर्डर बनता है, मिला देंगे, छूट गया। तो जिस दिन तारीफ करना बंद क्या करता था उस दिन क्या बोलते हैं हम कि मैं बहुत ख़राब पढ़ाता हूँ, अच्छा आप लोग को नहीं दे पा रहा हूँ, और टीचर आपको बहुत बढ़िया देते होंगे। अरे नहीं सर, आप बढ़िया पढ़ाते हैं। तारीफ हो गया थोड़ी सी। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जो करिए जान लगा करिए। हमने देखा है कि जो आप काम मेहनत से करते हैं उसमें आपकी तारीफ होती है। हम मेहनत से नहीं पढ़े तो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेहनत से पढ़ाते हैं तो देखिए कितनी तारीफ मिलता है ना। जो काम हम मेहनत से करेंगे उसमें सफलता मिलना है। किसी की औकात नहीं कि आपकी सफलता को रोक देगा। बस इतने